नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 का जो हमने बताया था आर्टिकल 15 तक बता दिए थे। आज आर्टिकल फिर 15 के बाद से हम लोग बताएँगे। एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हमने आर्टिकल 14 में क्या बताया था? हमने 14 में ये बताया था कि जो विधि की समता है और विधियों का समान संरक्षण है। तो 2 बातें हमने बताया था। पहली बात में इसका अगर अर्थ में देखा जाए तो पहले हमने कहा विधि के समता, इसके बारे में हमने बताया था समानता के साथ समानता की बात की गई है। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या बताया था जो यूएसए से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये बताया गया था, यहाँ असमानता दे करके समानता की बात की गई है। असमानता क्या है? असमानता ये जैसे गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति को सुविधाएँ राज्य दे करके अमीर के समकक्ष ला करके यानी असमानता करके, किसकी समानता असमानता की है? जो अमीर व्यक्ति था उससे असमानता की बात करके या उससे असमानता करके समानता की बात की गई है, ताकि वो भी मुख्य धारा में जुड़ जाए। तो ये हमने ये स्पष्ट बताया था। तो हमने 15 में क्या बताया था? 15 में जो भी उसके क्लॉज थे उसके बारे में हमने बताया था। पहले रिवीजन में हम लोग देखते हैं 15 आर्टिकल में क्या बताया था। जो खंड 1 था उसमें राज्य को निर्देश दिया गया है। राज्य के निर्देश बनने में क्या हमने बताया था? उसमें हमने बताया था कि जाति हो, धर्म हो, मूल हो, वंश हो, लिंग हो, जन्म स्थान, इसके आधार पर राज्य सार्वजनिक स्थल में विभेद नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल में क्या क्या बताया था? स्कूल था, अस्पताल था, बंदरगाह था, स्टेशन था, सड़क, ये सब ने ऑफिस था जो भी सरकारी, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। दूसरे में नागरिकों को निर्देश दिया गया था। उनको कहाँ पे निर्देश दिया गया था? तो उनके निर्देश ये दिया गया कि कोई जाति हो, धर्म हो, मूल हो, वंश हो, लिंग हो, जन्म स्थान, इसके आधार पे कहीं भी आप सार्वजनिक स्थलों पे विभेद एक नागरिक दूसरे नागरिक से नहीं करेगा। कहाँ पे? सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल क्या है? तालाब हो गया, ट्यूबवेल हो गया, नहर हो गया और आपका कुआं हो गया। तो ये सब, और अभी हैंडपंप भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे पानी भरने सभी जाते हैं, नहाने सभी जाते हैं। तो यहाँ पे भेद एक नागरिक दूसरे नागरिक से नहीं करेगा। इनके आधार पर नहीं करेगा। किसी धर्म हो, किसी जाति का हो, मूल हो, किसी वंश का हो, या लिंग हो, या आपका जन्म स्थान है। लिंग मतलब कि स्त्री पुरुष, तो ये सब है। तो इसके बारे में आप विभेद नहीं कर सकते। ये हमने बताया क्लास ख में। ग में क्या हमने बताया था? ग में हमने ये बताया था जो क्रमवार हमने आपको बताया था कि किस तरह का जो है सामाजिक सुविधा कैसे है, शैक्षणिक सुविधा कैसे है, आर्थिक स्थिति क्या है, इनके आधार पे हम लोग कैटेगरी वाइज बांट के रखे थे। जनरल के बारे में हमने बताया, ओबीसी के बारे में बताया था, एससी के बारे में बताया था, महिलाओं को बताया था। सबसे गिरी स्थिति में किसका बताया था? तो किन्नरों को हमने बात किया था। तो किन्नर की हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम महिलाएं तो रखते हैं। तो महिलाओं को, फिर एससी को, फिर ओबीसी को, फिर जनरल को, ये नीचे से अगर देखेंगे, इनको सुविधाएं देके मतलब जो अमीर व्यक्ति है उसको स्थिर रख करके इनको जो है राज सुविधा दे करके उसकी पैरेलल ला करके मतलब असमानता करके समानता की बात की गई है, तो किया गया था उसमें। तो गम हमने क्या बताया था? गम ने महिलाओं और बच्चों की बात किया था। घरेलू प्रताड़ना है उसके लिए व्यक्ति ला करके उनकी ज्यादा अधिकार पावर दे करके, और पुरुषों को कम पावर दिया गया ताकि बराबर पैरेलल पे चले। और घन ने क्या बताया था? वो एससी वालों को जो शैक्षणिक व्यवस्था में आरक्षण जो 13 ज्यादा दे दिया था तमिलनाडु को, उसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। फिर ओबीसी को 93वां संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से उसको भी 27% का आरक्षण शैक्षणिक कार्य में मिलने लगा। फिर जनरल में 103वां संविधान संशोधन था 2019 में। तो उसके तहत जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सामाजिक स्थिति सही है जनरल लोगों का, उनके लिए जो है क्राइटेरिया दिया गया। उसमें भी प्रावधान दिया गया था। उसमें कुछ मतलब नियम थे। 8 लाख से जो 8 लाख जो इनकम आपका है, मतलब कौन जनरल में कौन आएंगे? तो ये अगर आप बात करेंगे जनरल में कौन कौन आएंगे, तो उसमें ये बताया कि 8 लाख से वार्षिक इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए, 8 लाख तक न्यून होना चाहिए। और क्या बताया गया कि 100 जो 100 आपका मान लीजिए 100 गज या 1000 फीट जो शहर है, अधिसूचित शहर है, वहां पे आपका फ्लैट हो चलेगा, मकान हो, मतलब मकान हो चलेगा। अच्छा, और जो सूचित है, मतलब कि जो अभी नगर नहीं हुआ है, अधिसूचित एरिया है, नगर मतलब नगर के कैटेगरी में आया है, वहाँ 200 गज रहेगा या 2000 फीट रहेगा, तो भी आप जो है इसी कैटेगरी में आएंगे। तो ये रहा आपका क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के 2 आधार हैं। इनकम आपका कितना होना है और 5 बीघा से खेत भी कम होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया है। सामाजिक लोग, हाँ? अभी तो ये क्लास क्लास चालू है। तो 3 क्राइटेरिया में क्या बात की? 5 बीघा से खेत कम हो गाँव में। दूसरी बात 8 लाख से इनकम कम हो। तीसरा हमने बताया है कि 100
वर्ग गज हो या 1000 फीट से कम जमीन हो या बराबर हो, 200 वर्ग गज जमीन अधिसूचित एरिया में हो, या 2000 फीट का आपका अगर जमीन पड़ा होगा शहर में तो भी चल जाएगा। तो ये 3 मानक हैं जो आधार था जनरल कैटेगरी के आरक्षण देने वाले, जो आरक्षण के पात्र हैं उनके बारे में बताया गया था। अब लोग आर्टिकल 16 में चलते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल हम लोग 16 देखते हैं आज। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया? आर्टिकल 16 में तो इसमें बोला गया है कि इसमें भी वही सेम, मतलब अगर रूल से चलें तो समानता और असमानता से हम लोग बात करेंगे, ठीक है? समानता, दो आर्टिकल है जो समानता देके समानता की बात किया गया है और असमानता देके समानता की बात की गई है। ये दो भाग इसी के तहत हम लोग देखेंगे। तो पहला में क्या आएगा? तो जो पहला क्लास है उसके बारे में ए अगर देखें, ए या क्या मान लीजिए, ए मानिए ठीक रहेगा। चलिए हम ए से चलते हैं। तो क्लास ए में बोला गया, आर्टिकल 16 के क्लास ए में क्या बोला गया है? इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, मूल का हो, वंश का हो, लिंग का हो या किसी जन्म स्थान का हो, इसके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे नहीं किया जाएगा? तो लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मूल का हो, किसी वंश का हो, किसी लिंग का हो या किसी जन्म स्थान का हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे नहीं किया जाएगा? लोक नियोजन में नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ लोक नियोजन में, तो अगर हम यहाँ ये बात कर लेंगे ए में, ठीक है? ए में क्या कहा गया है? लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी, लोक नियोजन, ठीक है? आ जाएगा लोक लोक नियोजन, ठीक है? ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा, ठीक है? तो लोक नियोजन में ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, पहली बात है, ठीक है? ये क्लॉज ए में कहा गया है। बी में क्या कहा गया है? बी में ये बताया गया है कि चाहे जाति हो, धर्म हो, मूल हो, वंश हो, लिंग हो, जन्मस्थान, इसके आधार पर जो है अपात्र घोषित नहीं कर सकते आप। कहाँ पे? लोक नियोजन में, पहली बात है। यहाँ आप भेदभाव नहीं कर सकते। और दूसरी, यहाँ पे क्या है, आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है? इसको और कर देते हैं। यहाँ पे इसका, यहाँ ये भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है? भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा, अब हो जाएगा बी। तो लोक नियोजन में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपात्र, अपात्र घोषित नहीं कर सकते। तो हमने दो बातें बताई, दो खंड बताया। कौन कौन बताया? तो हमने पहले बोला है कि लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, मूल का हो, वंश का हो, लिंग हो, जन्म स्थान, इसके आधार पे राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा लोक नियोजन सरकारी नौकरी में। फिर हमने ये बोला कि किसी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, जन्मस्थान का हो, मूल हो, वंश हो, किसी भी का हो, तो आप जो है अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या गया है? तो ये समानता की बात की गई है, समानता देके समानता की बात की है। अच्छा, लोक नियोजन पहले क्या था, होता था? पहले इसमें प्रॉब्लम क्या होता था? पहले क्षमता के आधार पे, योग्य मतलब कि क्षमता के आधार पे नौकरी लिया जाता था, योग्यता कम ही लिया जाता था। अब तो योग्यता के आधार पे लिया जाता है। योग्यता और क्षमता का देखें तो कैसे समझ में आएगा? जैसे आप अगर समझिए कि योग्यता में आप हाई स्कूल पास होना चाहिए, और योग्यता यही होता है ना, एज आपकी ये हो, और क्षमता में क्या रहेगा?
क्षमता में आपको बताया गया कि आप 10 किलो उठा पाने हो, 20 किलो उठा, मतलब इस तरह, या 100 की स्पीड दौड़ने वाले हो 5 मिनट में, ये क्षमता की बात है। तो यहाँ क्षमता की बातें नहीं की गई, यहाँ पे योग्यता की बात कही, मतलब अलग अलग प्रावधान इसमें दिए गए, ये हम लोग को ध्यान रखने का है, ठीक है। तो लोक ये ही बोला गया है इसमें कि लोक नियोजन में योग्यता के आधार पर दिया जाएगा, क्षमता के आधार पर नहीं दिया जाएगा। पहले क्षमता के आधार पर दिया जाता था, और अपात्र घोषित के और क्षमता के आधार पर पहले, और ये भी मानसिकता था, जिससे कुछ लोगों को जातिगत था कि ब्राह्मण लोग जिससे सिर्फ जो ग्रंथों का पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं ब्राह्मण से ही हो सकते हैं, उपाध्याय लोग पढ़ाने का काम करते थे पहले, बाकी वो कोई नहीं करता था। और जो लेखपाल वगैरह होते थे पहले, जो श्रीवास्तव लोग होते थे वही लेखपाली का पद धारण कर सकते हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं था, क्योंकि उन लोग वंश रूप में जानकार ज्यादा थे। उन लोगों में ये क्या है, क्षमता के आधार पे था, उन लोगों को विश्वास रहता है, भाई लोगों को विश्वास रहता है कि ये ऐसा काम कर लेंगे ये लोग, बाकी अन्य को विश्वास नहीं होता था। मगर अब क्या है, इसमें जो रूल है, यहाँ क्षमता के आधार पे नहीं है, योग्यता के आधार पे ये सब बातें कही गई है। अब योग्यता रहेगी, क्षमता रहे ना रहे, वो ट्रेनिंग से ले लिया जाएगा, ये मान के रखा जाए कि ट्रेनिंग दे देंगे, हम निकाल लेंगे, इसके बाद इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये बातें कही गई इसमें। तो लोक नियोजन में तो ये बातें आपके लिए समानता के साथ समानता की बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं असमानता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये है समानता के साथ दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग बातें हैं, समानता की बातें की गई है, ठीक, ये समानता है। अब असमानता मतलब, असमानता देखिए किसको बात किया गया है, तो आप देखेंगे ए बी सी, क्लास सी में देखेंगे, तो क्लास सी में अगर हम देखा जाए तो उसमें कुछ प्रावधान है। तो इसको कैसे समझेंगे, हाँ, आप एक काम करिए, पूरे मतलब भारत को मान लीजिए, आप पूरे भारत को मान लिए कि पूरा भारत तो है ही है, 28 राज्य हैं और 8 यूटी भी हैं। तो आप अगर ये देखेंगे ना, तो विभेद कहाँ मिलेगा, आप एक उसमें पग पग पे कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी, ऐसा कुछ, मतलब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का ये स्टैंजा है क्या, तो देख लीजिएगा आप। तो ये इसी बात को अगर हम लोग पकड़ के चलें, तो देखेंगे जो तमिलनाडु है वो तमिल वाला बोलेगा, मलयालम वाला वो केरला वाला बोलेगा, पंजाबी पंजाब वाला बोलेगा, गुजराती गुजराती वाला बोलेगा, मराठी मराठी वाला, कोंकणी गोवा वाले बोलेंगे, कन्नड़ कर्नाटक वाले बोलेंगे, उड़िया उड़ीसा वाले बोलेंगे, बंगाली बंगाल वाले बोलेंगे, और आप असमी बोलेंगे, असम वाले बोलेंगे, मणिपुर तो मणिपुर वाले बोलेंगे, मैथिली बिहार वाले बोलेंगे, संथाली झारखंड वाले बोलेंगे। तो आप हिंदी हिंदी भाषी यूपी, ये हरियाणा वगैरह देख लीजिए। तो इसमें देख रहे हैं कितना, आप अगर देखेंगे तो कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषा को तो मान्य किया गया है। आप अगर देखेंगे ये चीज, अगर यूपी वाले हिंदी वाले कोई व्यक्ति है, मतलब कोई स्टूडेंट है, वो अगर लेखपाल का पद आ गया तमिलनाडु में, उसको वहां ले जाइए, तो तमिल भाषा तो उसको समझ में आएगा नहीं, या तमिल वाला जो बोलने वाला है उसको उठा के लेखपाल बना दिए यूपी में, तो उसको क्या समझ में आएगा। तो जो ऐसे निम्न पद, मतलब कि अगर समूह ए बी सी डी रहता है, मतलब का जो रहता है ना, जो नौकरियों में, तो जो ऐसे स्तर के जो भी वैकेंसीज हैं, तो संसद ने नियम बना दी है कि उनके लिए आरक्षित रहेगा। कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें खासकर उस राज्य के लिए विशेष में आरक्षित रहेगा। तो इस स्तर के जो है इसमें आरक्षण दिया गया है, यानी असमानता दी कर दिया गया है। असमानता मतलब कि सबको बराबर है, जो वैकेंसी निकलेगा सबको होना चाहिए, बात सही है। मगर अगर लेखपाल वाले जिससे पद हैं, सेक्रेटरी पद जिससे प्रधान सेक्रेटरी हैं, ये सब ऐसे पद हैं कि जहां आपको, आप जनता से डायरेक्ट आपको वाद संवाद किया जाएगा। तो हाँ, आप वो तमिल वाला बोलेंगे, आप हिंदी वाले भाषी हैं, तो कहाँ से वो कर पाएंगे, ट्रेनिंग में भी आपको टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए फिर व्यवस्था दिया गया है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है, राज्य को अधिकार नहीं है ये ध्यान रखिएगा। संसद को ये अधिकार दिया गया है, कुछ राज्यों में वो आरक्षित, मतलब कुछ का सभी राज्यों में, मतलब जो भी ऐसे स्तर के जो पद हैं उनको आरक्षित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पदों को आरक्षित किया करने की व्यवस्था किया गया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई वैकेंसी निकला है तो मुझे अधिकार है, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो बात कहा जाएगा वो फंडा मौलिक अधिकार के अंदर अंतर्गत है। ये आप तुरंत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, और 226 हाई कोर्ट में। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला गया है, यहाँ लिख दिया है भाई आप ऐसे पदों पे आरक्षित है, वो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है सी में कि ऐसे पद जो भी रहेंगे, जो इस स्तर के पद हैं, उनको आरक्षित किया गया है संसद की विधि द्वारा, ठीक है, राज्यों की विधि द्वारा नहीं,
कि विधानमंडल से बना लीजिए, तब तो कुछ मनमानी कर लेंगे। और पीसीएस वाले जो परीक्षा से नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दे, कोई एक प्रदेश का स्टूडेंट दूसरे प्रदेश पीसीएस में नहीं दे सकता, ऐसा भी हो सकता है अगर ये इसमें इस स्तर के जो पद हैं उनको आरक्षित से बाहर रखा गया है, बाकी जो और है उसको आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ये कुछ जो पद है उनको आरक्षित किया करने की बात किया गया है, मतलब किया गया है आरटीओ होता क्लास सी में, ठीक है। तो ये रहा, तो सीधा अब हम लोग देते हैं डी। तो यहाँ पे कुछ पद यहाँ लिख लीजिए, कुछ पद आरक्षित। आरक्षित रहेगा, कुछ पद आरक्षित, ठीक है, इस धारणा से। अब हम लोग डी में बात करेंगे, क्लास डी की बात करेंगे। क्लास डी में ये बोला गया है कि जो ओबीसी हैं इनको आरक्षण की बात किया गया है नौकरी लोक नियोजन में, ठीक है। लोक नियोजन में इनको बात किया गया है कि आप जो है जो अब 27% जो आरक्षण नहीं है, तो उनके लिए जो आरक्षित की बात ओबीसी के लिए, ये ओबीसी के लिए बात किया गया है, ठीक है, ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए बात इसमें ये बताया गया है कि इससे आप मान लीजिए शुरू शुरू में आप देखेंगे जो काका कालेकर थे तो 1953 में आयोग गठित हुआ था ओबीसी के लिए, अर्थ ये लोक नियोजन की बातों में। तो और दूसरी बात फिर इसमें हुआ, फिर आप देखेंगे 1979 में 1900 1879 में 79 में, तो उसमें बिंदु प्रसाद मंडल का आयोग गठित हुआ था जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उसमें तो उसी में चर्चा चल रहा था कि इसमें पास करा दिया जाएगा, तो उन्होंने उसमें ओबीसी चर्चा ज़्यादा था, तो उसी समय ये बिंदु प्रसाद मंडल ने एक आयोग जो है गठित करके उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था, तो उन्होंने मोरारजी देसाई जी ने नहीं माना। फिर बाद में जो वो 1989 में 1989 में जब ये रिपोर्ट को माना जाता है, वीपी प्रसाद उस समय प्रधानमंत्री थे, ये मांडा के हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्होंने ओबीसी जो बिंदु प्रसाद मंडल का जो मंडल आयोग था वो एक्सेप्ट किया और 27% आरक्षण लोक नियोजन में लागू कर दिया ओबीसी के लिए। तो वहाँ बहुत उसमें मंडल की राजनीति चल रहा था और उसमें चर्चा में क्या सबसे ज़्यादा था, ये जो क्षेत्रीय पार्टियाँ था उसमें ऊपर आ रही थी जो, और वो था राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियाँ हैं उसमें बिखरा हुआ, मतलब उसमें सीटें कम आ रही थी। क्षेत्रीय जो पार्टियाँ थी उनका वर्चस्व बढ़ रहा था, उस समय का ये माहौल था। तो उन्होंने इसी चलते जो ओबीसियों के लिए दिया ताकि वोट मतलब बढ़ जाए उनके फेवर में, उनका मतलब उद्देश्य ही रहा होगा, कोई भी होगा उद्देश्य तो यही करेगा। तो ये रहा, तो ओबीसी के लिए जो इसमें यही बात किया गया है कि 27% जो आरक्षण है लोक नियोजन उसकी बातें की गई है, ये आर्टिकल 16 का क्लॉज डी में, ठीक है। अब हम लोग डी का, अब इसका देखेंगे ना, तो डी का भी ए है, एक मान लीजिए सब क्लॉज है, ए मान लीजिए इसको, ठीक है। इसमें बातें क्या किया गया है, इसमें ये बातें किया गया है, ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। तो इसमें क्या बातें किया गया है, इसमें बातें ये बोला गया है कि जैसे ये सबसे ज़्यादा विवाद कहाँ आ गया, जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, यानी एससी के लिए, उसमें जो प्रोन्नति से संबंधित बहुत वाद मतलब बढ़ गया था विवाद। तो ये इसमें प्रावधान ये किया गया कि भाई देखो, इतना स्पष्ट बोल दिया कोर्ट ने, इतना स्पष्ट कर दिया कि आप जैसे मान लीजिए कोई जनरल का रैंक है वो 100 पाया है, ओबीसी वाला 60 पाया है और 40 पाया है एससी वाला, कोई भी परीक्षा हुआ, तो अगर रैंक देखेंगे तो 80 नंबर मान लीजिए जनरल वाला पाया है, ओबीसी वाला 60 पाया है, जन और जो एससी वाला है वो 40 नंबर पाया है। तब जब प्रोन्नति होगा तो भले आप 100 और 80 मतलब 80 और 60 भले पाएंगे लोग, तो इनका प्रमोशन कर दिया जाएगा, जो और जो प्रमोशन रहेगा वो अस्थायी रहेगा, ठीक है। इसे मान लीजिए कि आप मन के चलिए से अच्छे नंबर से किसी ने दरोगा बना, कोई 60 ओबीसी वाला 60 पा के दरोगा बना है, और मान लीजिए
और एससी वाला जो है 40 नंबर पाके दरोगा बना है। एक मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो सीईओ होगा, मान लीजिए कि जो पद खाली है, तो ट्रांसफर होकर जो सीईओ का इस समय जो पोजीशन पे रहेगा, वो एससी को प्रोन्नत किया जाएगा, और जब सीईओ बन जाएगा तो वो अस्थायी रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद उसको हटा दिया जाएगा, नहीं। उसका जो पद रहेगा अस्थायी रहेगा, इसी चैप्टर इसी बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसमें डी का ए में यही बताया गया, क्लास डी के ए में, ठीक है। यानी इसको एससी जो शेड्यूल कास्ट है, इसके प्रोन्नति या आरक्षण की जो प्रोन्नति में आरक्षण है, उसके संबंधित प्रावधान किया गया है। ये क्लास डी का सब क्लास ए में, ठीक है। यहाँ एससी की प्रोन्नति रहा, यहाँ पे पदोन्नति में आरक्षण, उन्नति, उन्नति में आरक्षण की बात है, ठीक है। आरक्षण की बातें हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब आ जाता है ई है, ठीक है, क्लास ई में ए बी सी डी डी ए ई। ई में क्या बोला गया? ई में ये बोला गया जैसे धार्मिक पद, उसी में बहुत चर्चे में थे, जो धार्मिक पद हैं, तो जो उनके शिष्य होंगे वही धारण करेंगे गुरु के पद का जो है। से मान लीजिए उसमें विवाद क्या था, जो गुरु होते थे, तो जब ये अपना मतलब वो पद मुक्त होते थे, पद त्यागते थे या पद से हटते थे, तो बाई लोगों को बुला करके अपना पद दे देते थे। अब ऐसा प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। इसमें यही चर्चा किया गया है कि आप जो आपके शिष्य होंगे, वो पद उन्हीं के लिए आरक्षित रहेगा, उन्हीं में से आप किसी को चूज करिए, बाहर से किसी को बुला नहीं सकते। तो इसमें इसके धार्मिक जो पद हैं उनके बारे में आर्टिकल 16 का क्लॉज ई के बारे में ई में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये रहा। फिर जो ई एफ, एफ में क्या बोला गया है? एफ में ये बोला गया है कि इसमें भी वही है, जो हमने आपको बताया था, जो सामाजिक जो जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक लोग से विपन्न हैं, कमजोर हैं, उन लोग जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से इसको 10% का आरक्षण दिया गया लोक नियोजन में, सरकारी पदों में, ठीक है। तो ये रहे आपके ए बी सी डी डी ए ई एफ, ये रहा आपका आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 हम लोग अभी क्या देखा था? हम लोग देखा क्लास ए में हमने ये देखा कि जो जाति हो, मूल हो, धर्म हो, लिंग हो, जन्म स्थान, इसके आधार पे आप जो है लोक नियोजन में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, दूसरे में आप पात्र घोषित नहीं कर सकते हैं इसके आधार पे, जाति धर्म मूल वंश से, लिंग स्थान, जन्म स्थान के आधार पे। और फिर ये समानता था, ये असमानता अब देख की बात किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि कुछ पद हैं जो आरक्षित रहेगा, तो वो भाषा के आधार पे, तो ये भाषा इसमें रोल ज्यादा प्ले कर रहा है। भाषा भाई रहेगा तो मजबूरी सब करेगा ना। तो और इसमें ओबीसी वाले में, ओबीसी का जो 27% का आरक्षण हमने बताया, जो मंडल आयोग को माना गया, इसमें पदोन्नति के बारे में ये 17वां संविधान संशोधन, ये 77वां है, 1995 में ये हुआ था। ये आपका तो 89 में हुआ था। ये 77वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 103वां संविधान संशोधन है, ठीक। तो ये रहा आपका, और ये धार्मिक पदों के लिए है, ये आपका ये जो है जो जनरल कैटेगरी का आर्थिक से कमजोर वर्ग हैं उनको लिए दिया गया है। तो ये रहे आपके आर्टिकल 16। हम लोग 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में क्या है? तो आर्टिकल 17 में बोला गया है कि जो अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। छुआछूत क्या है? अब छुआछूत में से जातिगत किसी को टिप्पणी करना, ऐसे बोलते हैं ना, रही यहाँ हो, मतलब कहते हैं ना, अगर और क्या हो सकता है, तो मतलब इस तरह जाति जातिगत टिप्पणी हो गया, ठीक है। और दूसरी क्या बात है, अब जाति शब्द है, और और किसी मतलब इसी तरह का आप समझ लीजिए, या किसी को बोल रहे अरे बर्तन न छू तुम दूसरे जाति को, मतलब इस तरह अगर करेंगे तो ये जातिगत हुआ। और व्यक्तिगत का है, अरे हटाओ यहाँ से, उसको हटाओ यहाँ से। तो ये अगर ऐसा कोई भेदभाव कर रहा है बेवजह से समाज में,
कहते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि नहीं कि बीच सभा में जूता मारे गली में हाथ जोड़े। तो थोड़ा समाज में किसी को ऐसा शब्द बोलेंगे तो वो सामाजिक रूप से चिढ़ जाएगा। भाई किसी का तो इज्जत। आप ये भी एक सुने होंगे, जो रहता है कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, तो समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एनीथिंग इज लॉस। तो आप ये भावना को अगर रख के देखेंगे तो समझ में आएगा कि अस्पृश्यता क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये रहे आप अस्पृश्यता के बारे में। तो छुआछूत इसी के बारे में, इसी दर्जे में आएगा। छुआछूत उसमें बहुत चरम पे था, गुप्त कालों में हम लोग देखते हैं। तो इसमें यही पर्पस की वजह से कि छुआछूत कम हो, इसके पर्पस से जो 1955 में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम लाया गया है 1955 में। तो उसमें व्याख्या किया गया था, मतलब व्याख्या का इसमें स्पष्ट कहीं न संविधान में और न तो विधि में कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं है। लक्षण के आधार बताया गया है, कुछ सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है उसके बारे में से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये अस्पृश्यता के दर्जे में, मतलब ये सीमा में आ जाएगा। इसके आधार पे बोला गया है। तो इसमें कुछ जो प्रावधान कानूनी रूप से दिए गए थे 1955 ईस्वी में। फिर उसमें जो है जब इंदिरा जी आती हैं, तो जो 42वां संविधान संशोधन था उस समय चला था 1976 ईस्वी में। तो उसमें जो है इसको जो अस्पृश्यता निवारक अधिनियम था 1955, तो इसको जो बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको नाम दे दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पहला क्या है, ये अस्पृश्यता है। इसमें अस्पृश्यता लिख लीजिए, छुआछूत लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, ये पहला पहला का यहाँ पे लिखना है, कम है। ये पहली बात तो 1955 में इसका आया। ठीक है, 1955 में। दूसरा कब आया, और दूसरा आया 1976 में इसका आया। फिर तीसरा कब आया था, तो 1989 में एस्ट्रो एक्ट आया था। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे लिख देता हूँ, अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, ये था 1955 में निवारक अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अधिनियम था। ठीक है, ये 1955 में आएगा। फिर दूसरा था सिविल अधिकार अधिनियम, सिविल 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 अधिकार संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे लिख लीजिए संरक्षण। ठीक है, संरक्षण से लिख देता हूँ अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, ये अधिनियम हो जाएगा। फिर इसके बाद में एस्ट्रो एक्ट आया। फिर ठीक है, एस्ट्रो एक्ट, एस्ट्रो एक्ट, एस्ट्रो एक्ट 1989। ठीक, 1989 एस्ट्रो एक्ट है। तो ये इसमें इसको SC ST एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रो एक्ट SC ST एक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इसमें प्रावधान ये गया है, जो 1989 में एस्ट्रो एक्ट बना था, एस्ट्रो एक्ट बना था, इसमें ये प्रावधान किया, इससे अगर आप एक बार अगर किसी जाति का टिप्पणी करते हैं तो आपसे ये, तो 1 से 6 माह तक आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकता है, और 100 से 500 रुपए तक बीच में जुर्माना हो सकता है। ये कोर्ट तय करेगा क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर दोबारा अगर फिर गलती वही करते हैं तो आपको 6 से 1 साल का जो सजा हो सकता है, या फिर 200 से 500 जुर्माना भी हो सकता है। साथ-साथ दोनों भी हो सकता है, या अकेले भी। दोबारा फिर जातिगत सूचना, मतलब आपके नाम पे एफआईआर होता है कि आप जातिगत किसी को अस्पृश्यता भेदभाव कर रहे हैं, तो दोबारा ये प्रावधान है कि 1 साल से 2 साल तक आपका पहली बात तो जेल हो सकता है, और 500 से 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। इसमें ये एस्ट्रो एक्ट में किया गया था प्रावधान। अच्छा है, और पहले ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, अब तो वो नॉर्मली कर दिया गया, नहीं तो ये ज़मानत तक नहीं मिलता था इसमें। ये प्रावधान था। ये रहे आपके आर्टिकल 17। हम लोग आर्टिकल अब 18 की बात ये करते हैं। ठीक है,
तो आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में दिया गया है कि उपाधियों का अंत, उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है, ठीक है? उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता। उपाधि धारण मतलब इसमें बताया गया कि पहले मैं स्पष्ट किया कि जो सेना है, जो ब्रिगेडियर है, मार्शल है और प्लाटून है, तो ये सब पद जो है मतलब ये रैंक है, सेना का जो है उपाधि है, तो ये चलेगा। शिक्षा में डॉक्टर है, शास्त्री है और इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, तो ये सब सब उपाधि है, ये सब चलेगा। आप नाम के बगल लगा सकते हैं, नाम के बगल उपाधि है और जो पुरस्कार होता है वो नाम के बगल नहीं लगाया जाता है। वो उपाधि और पुरस्कार में यही अंतर है। उपाधि नाम के साथ लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पुरस्कार नाम नहीं लगाया जाता है, ये पुरस्कार और बारीकी अंतर है उपाधि में। तो उपाधि का अंत किया गया है। पहले क्या उपाधि था? जैसे राय राय हो गया, केसरी हिंद हो गया, विक्रमादित्य हो गया और छत्रपति शिवाजी, मतलब छत्रपति जी नहीं, जो शिवाजी के नाम पे संबोधन होता है, तो वो भी उपाधि ही है। तो ये उपाधियां भारत में अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा और इसमें सेना में लागू रहेगा। ये आपका 18 क्लॉज के मतलब क्लॉज ए में कहा गया है। बी में क्या कहा गया है? बी में ये बोला गया है कि निर्देश दिया है कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ये नागरिकों को निर्देश दिया गया है खंड बी में। सी में क्या बोला गया है? सी में बोला गया है इससे कोई, मान लीजिए कि रसिया से या कह लीजिए यूएस से हुआ, ब्रिटेन से, मतलब कहीं से दूसरे देश से कोई अगर अच्छा वैज्ञानिक है या इंजीनियर है या एस्ट्रोनॉट है तो अपने भारत में आता है, भारत सरकार उसको जो है मान लीजिए कि संधि के तहत या किसी मतलब इसी के तहत संधि के तहत मान लीजिए लाता है, तो सैलरी वगैरह भारत सरकार दे रही है। तो उसके कामों से प्रसन्न होकर के कोई तीसरा देश कोई पुरस्कृत करता है या उपाधि धारण कर मतलब उपाधि देता है, तो वो नहीं लेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेगा। तब तक नहीं लेगा जब तक राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ले लेता। ये इसमें क्लास सी में कहा गया है, ठीक है? तीसरी बात, तीसरा जो 3 बातें अगर माना जाए, पहली बात में बोला गया है शिक्षा और सेना में लागू रहेगा। दूसरा, अश्वरी उपाधि जो है कोई नागरिक धारण नहीं करेगा। तीसरा बात बोला गया है कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आकर के संधि के तहत या किसी काम की वजह से आता है, भारत सरकार उसकी सैलरी दे रही है, तो वो कोई भी अन्य देश अगर उपाधि धारण देती है उसको, तो बिना राष्ट्रपति को नहीं लेगा, पहली बात है। या उस पे फिर निर्देश दिया जाएगा कि ये सिम्पटम से या ये लक्षण के साथ ले सकते हो, बाकी इधर उपाधि के साथ नहीं आप नाम रखने का भारत में। ये प्रावधान भाई निर्देश दिया जा सकता है। चौथा में क्या बोला? जो उच्च पद वाले भारत में हैं, नागरिक हैं, उच्च पद वाले जो धारण करने वाले नागरिक हैं या किसी विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञ हैं, उनको यदि कोई देश देता है उपाधि, तो वो लोग भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धारण नहीं करेंगे। उनसे आज्ञा लेकर के ही तभी लेना है, नहीं लेना है, वहाँ पे डिसीजन करके तभी लेना है। तो ये रहे आपके आर्टिकल 18 तक के, 14 से लेकर 18 तक के। ये समानता की बातें की ही गई है। अब हम लोग 19 से आर्टिकल से 22 से आर्टिकल जो स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है? थैंक यू।